हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने शनि को लेके चर्चा करी, सभी ग्रहों के साथ करी, लेकिन वहां पे मैंने राहु और केतु को छोड़ दिया था। ठीक है, उसको छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि राहु या केतु के साथ जब कभी भी शनि का फॉर्मेशन आएगा तो प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले ध्यान रखिए। इस बात को क्यों कह रहा हूं इसको समझिएगा। जब कभी भी किसी भी कुंडली में शनि या तो राहु के साथ दिखा या तो केतु के साथ दिखा, तो ऐसे लोगों के अंदर कुछ अजीब सी मनोवृत्तियां पाई गई हैं। ठीक है, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि इस कॉम्बिनेशन को, यानी कि राहु और शनि या राहु केतु एक्सिस में शनि को, कभी कभी सूर्य के साथ के शनि को भी पितृदोष के तौर पे देखा गया है। ठीक है, इस कारण से जो कॉम्बिनेशन है उसको बहुत ही सोच समझकर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष फॉर्म होता हो और उस कंडीशन में अगर शनि और सूर्य से वो पितृदोष बन जाता हो, उस कंडीशन में जाकर जो मैंने आपको रिजल्ट बोला था सूर्य और शनि का, वो उल्टा प्रभाव भी कर जाता है। क्योंकि किस्मत के स्वामी और दूसरी तरफ शनि, जब ये आपस में परस्पर शत्रु हैं और अगर पितृदोष हुआ कुंडली के अंदर, तो किस्मत कई सारे बनते हुए कामों को रोकना भी शुरू कर देती। वैसे ही जब कभी भी राहु शनि या केतु शनि की युतियां दिखाई दी हैं कुंडलियों के अंदर, तो वहां पे कुछ अजीब सी ही चीजों को बताया गया। अब इसमें क्या होगा कि फिर ये बात हो जाएगी, एक अफवाह फैलने जैसा हाल हो जाता है। इसीलिए ऐसी चीजों को बहुत जल्दी डिस्क्लोज करना एक हड़बड़ी कहलाएगी। कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें शनि और केतु एक साथ है। जब शनि केतु साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है राहु की दृष्टि आएगी शनि के ऊपर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रह्म राक्षस का केस देखने को मिलता है। किसी पर्टिकुलर केस के अंदर हम देखते हैं कि राहु केतु एक्सिस में चंद्रमा और किसी हद तक शनि फैक्टर बना, तो वहां पे हमें सोते हैं तो सोते में लगता है कोई मारना चाहता है, कोई खींच के ले जा रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां। मतलब एक तरह से ये कह सकते हो कि थर्ड फैक्टर जो है, इंसान से हटके कोई थर्ड फैक्टर जो है वो उनके ऊपर हावी हो जा रहा है। और अब लोग अगर इस बात को कह रहे हैं तो इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जब कभी भी शनि का कॉम्बिनेशन राहु केतु के साथ बनता हो तो वहां पे पहले समझना पड़ता है कि सिचुएशंस क्या है। ठीक, इस कारण से शनि राहु की युतियां होती हो, शनि केतु से गोचर होता हो, तो इसके प्रिडिक्शन को कर पाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एक जनरल प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो राहु का काम है किसी भी चीज की वृद्धि करना और केतु का काम है किसी भी चीज के अंत करना। जो चला आ रहा है उसको रोकने का काम करना, उसके आगे की चीजों को बदलने का काम करना। तो जब कभी भी शनि जो कि कर्म का कारक ग्रह है वो केतु के ऊपर गोचर करते हुए आगे बढ़ के जाए, ऐसे स्थिति में जो आपका एक कोई प्रोफेशन चला आ रहा हो उसके अंदर कुछ बदलाव के संकेत हो जाया करते। इसी तरीके से अगर शनि गोचर करते हुए राहु के ऊपर से चला जाए तो एक्सपेंशन है, इसका मतलब है आपका काम और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको मिल जाए, वो भी पॉसिबल होता है अगर शनि के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो। लेकिन शनि के कंटेक्स्ट को भी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अब मेन मुद्दा यह है कि किसी कुंडली में राहु और केतु अच्छे फल करेंगे या बुरे फल करेंगे, इसको कैसे समझा जाए। क्योंकि कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन, सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन, शनि राहु के कॉम्बिनेशनों को पितृदोष और दूसरे दोषों में नाम दिया गया है। जब हम रियलिटी में लाइफ के अंदर देखते हैं तो लोग बड़े बड़े पदों के ऊपर भी बैठे हुए नजर आते हैं। तो कहां तक वो सही कहां तक वो गलत, वो आपके अनुभव पे डिपेंड करेगा, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि राहु और केतु हमेशा वक्री ग्रह हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लगाने से पहले एक लॉजिक और इस्तेमाल होता है।
उसे कहते हैं दिग्धा राशि। अब ये दिग्धा राशि क्या चीज है? आपकी जो जन्म की तिथि होती है, उस तिथि के अनुसार आपके लगन के अंदर कोई दो राशियां, यानी कि कोई से भी दो भाव, वो दिग्ध हो जाते हैं, यानी कि वो बर्नआउट हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। वहां पे उन भावों के रिजल्ट्स के मिलने में चुनौतियां कही जा सकती हैं। मान लीजिए किसी इंसान का जन्म पंचमी तिथि को हुआ हो, ठीक है, आपने जब अपना पंचांग देखा, आपको दिखाई दिया कि आपका जो जन्म है वो पंचमी तिथि को हुआ हो। जब पंचमी तिथि को जन्म होगा तो उस तिथि के मालिक हैं जुपिटर, गुरुदेव। वहां पे आप देखोगे कि बुध की दोनों राशियां जो हैं वो दिग्धा हो जाती हैं, वो बर्नआउट हो जाती है। अगर मान लीजिए पंचमी में किसी का जन्म हो गया तो उसके लिए ये 7th और 10th हाउस, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसके रिजल्ट्स के अंदर चुनौतियां देखने को मिलने लगेंगी। लेकिन अगर उस तिथि में जो भी भाव दिग्धा हुआ है उसके अंदर कोई भी वक्री ग्रह आ गया तो फिर वो भाव भी अच्छा रिजल्ट करने लगेगा। समझिए इस बात को। राहु और केतु को लगा के प्रिडिक्शन करना इसीलिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है अपने आप में, क्योंकि आप राहु से बनने वाले किसी भी कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही चीज को नहीं देख सकते, एक से ज्यादा चीजें वहां नजर आने लगती। केतु के साथ भी यही फॉर्मेशन काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले तो तिथियों की समझ होगी कि किस तिथि में जन्म हुआ है, उस तिथि के हिसाब से वो कौन सी राशियां हैं जो कि प्रभावहीन हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल समझाता हूं। आपका मान लीजिए धनु लगन है और आपकी जिंदगी में आपका जन्म जो है वो मान के चलिए जितने हम कहते हैं 13वां और 14वां दिन, ठीक है। यानी कि हम अगर देखें तो पूर्णिमा से एक दिन पहले, या फिर हम कहें किसी का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ हो, ठीक। एक तो क्या है अमावस्या के आसपास, या फिर एक अमावस्या से एक दिन पहले का। यानी कि आप ये समझो जो आपका न्यू मून डे होता है उससे एक दिन पहले या न्यू मून डे के दिन भी जन्म हुआ हो। ऐसी परिस्थितियों में अमावस्या पूर्णिमा की जो होती हैं, जिसे हम चतुर्दशी कहते हैं, स्पेसिफिकली चतुर्दशी, और इसके बाद जो अगली तिथि है वो 15th हो जाती है। ऐसी तिथियों पर ये चारों ही भाव की राशियां दिग्धा बन जाएंगी। अब कोई ऐसा इंसान जिसका धनु लगन हो लेकिन जन्म चतुर्दशी के आसपास का देखने को मिल जाए तो वहां पे उस इंसान को अपनी जिंदगी में इन चारों ही चीजों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, मेहनत करते हुए देखा जा सकता है। अगर उस सिचुएशन में इन भाव के अंदर कोई भी वक्री ग्रह आ जाए, या फिर राहु और केतु, क्योंकि ये भी वक्री ग्रह ये आ जाए, तो उस पर्टिकुलर हाउसेस के साथ कुछ ना कुछ बेनिफिक रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राहु और केतु को जब किसी ग्रह के साथ लगाना पड़े तो बहुत सोचना पड़ता है। देखिए, एक होता है जनरल कंसिडरेशन। जनरल कंसिडरेशन है राहु किसी भी चीज को एक्सपेंड करेगा। मान लीजिए इस लॉजिक के हिसाब से मैं बोलूं कि सूर्य राहु के साथ आ गया, सूर्य राहु के साथ आ गया तो सूर्य की क्वालिटीज को भी राहु लेगा और उसको बढ़ाने का काम भी करेगा। ये एक फैक्टर है, लेकिन इसका एक दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है। वो क्या? कि वो एक श्रापित दोष भी काम कर रहा है। अब वो दोष किस वे में काम करेगा ये कुंडली के भाव और अलग परिस्थितियों पर डिपेंड कर जाएगा। सूर्य प्लस राहु का कॉम्बिनेशन आया और आपको मंत्री पद मिल गया। अब मंत्री पद मिल गया तो भाई आपके घर के साथ जो लोग हैं उनके साथ आपका सुख संबंध जो है उसमें कुछ कमी आ गई, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो अगर वो किसी तरह का दोष है, वो दोष लाइफ के किसी दूसरे एरिया को हिट करता है। इसको समझिएगा, इंसान की जिंदगी 3 अलग अलग हिस्सों पे खड़ी हुई है। 3 हिस्से क्यों बोल रहा हूं? देखिए, यहां से लेकर अगर हम चलना शुरू करें तो पहले 4 राशियां, फिर 4 राशियां और फिर 4 राशियां, ठीक है। 4 तिया 12 का खेल है। यानी कि या तो किसी को बचपन में कोई चीज ना मिलती हो,
अगर बचपन में मिल जाती हो तो फिर सेकंड स्टेज मिडिल एज की जो लाइफ है उसके अंदर कोई एक चीज की कमी देखने को मिलती हो। अगर उसमें भी मिल जाती है तो कुछ लोगों को ओल्ड एज में कुछ कमियां देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी जो लाइफ है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा जो है, जब तक कि आप एक बाल्यावस्था में हो, पढ़ रहे हो, वहां पे आपके मदर फादर आपकी केयर कर रहे हैं। कुछ कुंडलियों में ऐसा फॉर्मेशन होता है कि वहां पे मदर फादर का लव उन लोगों को नहीं मिल पा रहा होता। ऐसे में कभी कभी सेकंड स्टेज आती है। प्रोफेशन के हिसाब से देखते हैं हम, तो प्रोफेशन के अंदर वो ठीक ठाक है, लेकिन प्रोफेशन बहुत हाई लेवल का नहीं है। उनकी मैरिटल लाइफ और सारी चीजों को वो बैलेंस करके चल पा रहे हैं। कुछ लोगों के में क्या है, शुरुआत में तो मदर फादर का प्रेम बहुत अच्छे से मिला, सेकंड स्टेज आई, अच्छे पद पर बैठे, अब पद पे बैठे तो जिम्मेदारियां बहुत आई, इस कारण से जो घर में समय देना था वो पार्टनर में समय नहीं दे पाए। उसी तरीके से चलो पार्टनर को भी समय दिया, ठीक ठाक था, बहुत हाई प्रोफेशन भी नहीं गया, लेकिन जब बुढ़ापे की तरफ आए तो बच्चों की जॉब बहुत अच्छी हो गई, वो टाइम नहीं दे पा रहे। तो ऐसी चुनौतियां देखने को मिलती है। इस कारण से जब ये कॉम्बिनेशन काम करेंगे ना, तो लाइफ के किसी एक हिस्से पे अच्छा काम करेंगे, मगर लाइफ के किसी दूसरे हिस्से के लिए वो बुरा रिजल्ट भी करने में ही सक्षम होंगे। राहु के साथ सूर्य आ जाए तो सूर्य को बल मिल जाता है, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे फॉर्मेशंस भी देखे गए, सूर्य केतु के साथ वाले कॉम्बिनेशंस भी देखे गए। डिपेंड करेगा सूर्य कहाँ का स्वामी है, हर जगह के कॉम्बिनेशन को एक जैसा नहीं मान सकते। जैसे ये लगन कुंडली है, इस कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि राहु सूर्य की कैपेसिटी को बढ़ाएगा तो भाग्य को बढ़ाएगा, लेकिन राहु नवम भाव का नैसर्गिक राहु नवम भाव का नैसर्गिक शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो गुरु का भाव है जिसका काम है धर्म को आगे बढ़ाना, और राहु का काम है अधर्म को आगे बढ़ा देना। अगर मान लीजिए इस तरह की कुंडली में राहु का संबंध सूर्य के साथ बन गया तो इंसान धार्मिक तो होगा, लेकिन एक स्टेज पे जाके एग्रेशन में, जल्दबाजी में या बहकावे में किसी तरीके से वो अधार्मिक काम भी कर सकता है। इस कुंडली के अंदर सूर्य का केतु के साथ संबंध बन जाए तो भाग्य का जो मालिक है सूर्य, वो केतु के साथ गया। केतु इस भाव के लिए तो अच्छा है, लेकिन केतु का काम क्या है? चीजों को सोखना, तो भाग्य के सुख को कम कर देगा, कंट्रोल कर जाएगा। ये चीज देखनी पड़ेगी। ये प्लस पॉइंट होगा कि सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो इस भाव को मजबूती मिलेगी, भाव को बल मिलेगा, लेकिन उतना ही ज्यादा संघर्ष भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी इसको सूर्य दे रहे थे, केतु उसको अपने अंदर सोख रहा था। ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन बनता हो, चंद्रमा के साथ यहाँ पे कोई से भी कॉम्बिनेशन बन जाए तो बहुत चुनौती लग जाएगी। कारण क्या है? यह 8वें घर का स्वामी है चंद्रमा। 8वें घर का स्वामी अगर राहु के साथ आया, 8वें घर का स्वामी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि उसका काम है आयु देना, लेकिन वह अचानक के तत्व में आ गया तो पहले परेशान। दूसरी बात है, चंद्रमा राहु के साथ आया तो मन में भयंकर ख्याल आने लगेंगे। अब अष्टम में है तो ख्याल पॉजिटिव हुए तो भी अच्छा रिसर्च के लिए, और बुरे हुए तो मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देगा। केतु के साथ चंद्रमा है, ध्यान को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर चंद्रमा केतु के सपोर्ट में आ गया तो इंसान किसी एक काम पे बहुत बारीकी से अपना मन लगा देगा। ऐसा इंसान बहुत अच्छा ऋषि हो सकता है, बहुत अच्छा कंसंट्रेट करने वाला, बहुत अच्छा धार्मिक उपदेशों में देने वाली कैपेसिटी को डेवलप कर सकता है। अगर वही चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया तो ऐसे में वो अपने मेंटल एंजाइटी को जगह डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। चंद्रमा यहां बैठा है अपनी राशि का, यहां से केतु ने दृष्टि भी दे दी चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा पीड़ित हुआ तो सबसे पहले मन और आपके ख्याल में बहुत ज्यादा पीड़ा लगा देता है चंद्रमा के ऊपर। केतु की दृष्टि आना या साथ आना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें ये देखना पड़ता है कि चंद्रमा राशि में जाके मजबूत है, उस परेशानी को झेल सकता भी है कि नहीं झेल सकता, ये दूसरी चुनौती है। मान लीजिए मंगल के साथ आ गया, मंगल के साथ राहु आए तो अंगारक दोष कहते हैं। क्यों? मंगल का काम है पैशन, एग्रेशन को देना, राहु का काम है जो चीज आए उसको बढ़ा दो। अब उसने गुस्से को ही बढ़ा दिया, अब मंगल भाई वहां पे कैसे उस रिजल्ट को करे? आज का जमाना कोई लड़ाई झगड़े का जमाना है नहीं कि आपको गुस्सा आया आप जाके किसी को मार पीट के आ जाओ। पुराने जमाने में जब हम वो चीजों को पढ़ रहे थे उस टाइम तो राजा महाराजाओं के समय लड़ाइयां होती थी, तो मंगल बलवान हो, मंगल उच्च का हो तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप लड़ सकते हो देश के लिए, ये सब कुछ कर सकते हो। अब मंगल राहु के साथ आ गया और मंगल गलती से उच्च भी हुआ या नीच भी हो गया तो वो अपना एग्रेशन निकालेगा तो निकालेगा किसके ऊपर?
सेना में भेज दें, पुलिस में भेज दें, कहीं ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़ जाएं, तब तो बात समझ में भी आए, वरना वो बहुत परेशान हो जाएगा। क्योंकि गुस्से को निकालने का भी, इजहार करने का तरीका भी तो होना चाहिए, नहीं तो वो जेल में पहुंचा देगा। मंगल केतु के साथ आ जाए, ये भयंकर ही टिपिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्योंकि किसी भी लगन कुंडली के अंदर आप उठा के देखना, मंगल बेसिकली फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का एक लॉर्ड है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 1 नंबर यहां आता है और 8 नंबर यहां आता है। तो मंगल एक नेचुरल इंडिकेटर है हेल्थ के लिए, फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का। उसका संबंध केतु के साथ बन जाए और मंगल थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, ऐसे इंसान के अंदर कई बार मंगल केतु के कॉम्बिनेशन में आप देखो, कई बार ऐसी चीजें हो जाएंगी कि आप समझ नहीं सकते। चोट लगेगी, घाव के निशान मिल जाएंगे लोगों के ऊपर। कुछ केसेस तो ऐसे आए हैं कि मंगल अगर थोड़ा सा इधर उधर होकर बैठ गया तो आप देखोगे कि किसी की किडनी चोरी हो गई, किसी का कोई अंग चुरा लिया गया। ये फॉर्मेशन हो जाता है जब मंगल और केतु की युतियां मिल रही होती हैं। लेकिन फिर वो मंगल की पोजीशन पे डिपेंड हो रहा होता है कि वो पोजीशन कहीं गलत थी, इस कंडीशन में वो काम हो गया। शनि को हम डिस्कस कर ही चुके, अगर शनि इसके साथ फॉर्म कर जाए तो पैसे को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन सेकंड हाउस के कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे, तो फैमिली के अंदर किसी ना किसी तरीके की चुनौतियां बेवजह की आएंगी। शनि का काम है चीजों को लेट करना, राहु का काम है और ज्यादा अचानक करके बढ़ाओ, तो वो अचानक भी करेगा काम, लेकिन और चीजों को बढ़ा देगा। जो काम 4 साल में होना चाहिए था उसको 5 साल 10 साल में करवा देगा। शनि केतु का कॉम्बिनेशन तो कहीं से कहीं तक फिट ही नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि जो है वो सेकंड हाउस का धन का स्वामी हो रहा, और उसका केतु के साथ संबंध, केतु है आध्यात्म, उसे तो मोह माया का कोई लेना ही देना नहीं है। आपको यहाँ धन कमाना है और वो केतु शनि के साथ जाके उसकी एनर्जी को कम करेगा, तो वो धन कमाने की चाहत को रिड्यूस कर सकता है। अगर इनके साथ शनि की जगह बुध जुड़ जाए, बुध अगर यहाँ पे राहु के साथ कनेक्ट हो गया, तो बुध का क्या है, 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है। काम के मामले में तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि प्रसिद्धि भी दे सकता है, और राहु जो है वो फॉरेन एलिमेंट्स भी होता है। ऐसी कंडीशन में आपके काम को विदेशों तक बढ़ा देगा। लेकिन अगर ये बुध राहु के कॉम्बिनेशन में आ गया और कहीं गलत भाव उठा लिया, तो मल्टीपल अफेयर में लपेट देगा, मल्टीपल पार्टनरशिप में लपेटेगा। मल्टीपल पार्टनरशिप के अंदर अगर इसने लपेट लिया तो भी चुनौती क्या होगी, क्योंकि बुध जो है ना वो बचपने वाला ग्रह है, बच्चों वाला ग्रह है। उसको तो तुरंत तुरंत चाहिए। बच्चे का नेचर क्या होता है, हाँ आज ये खिलौना अच्छा लगा ले आए, कल वो खिलौना अच्छा लगा वो भी ले आए, परसों वो भी ले आए। अब उसने सब कुछ लेके आके रख लिया, मगर वो अपने आप को किसी एक पे टिका नहीं पाएगा। तो अगर बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो 7th हाउस के इस कॉम्बिनेशन में 2 रिस्क फैक्टर आ जाएंगे। एक तो इंसान मल्टीपल चीजों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है, वो मैरिज भी हो सकती है, वो आपका प्रोफेशन में आपका बिजनेस भी हो सकता है, ये फॉरेन तक में आपकी ख्याति दिलवा सकता है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक इसी तरीके से अगर केतु के साथ बुध का फॉर्मेशन आ गया तो फिर एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है। ऐसा ना हो कि कर्म को करने की चाहत ही खत्म हो जाए, तो ना आप स्टेटस पाने की कोई चाहत रखोगे, और हो सकता है वैवाहिक सुख के लिए भी आप कोई प्रयास ही ना करो, तो फिर वो नेगेटिव फॉर्मेशन काम करने लग जाएगा। ये एक चुनौती है। बुध के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हमें जुपिटर मिल जाए, जुपिटर का खेल तो और भी भयंकर हो जाएगा। जो इस लगन कुंडली में गुरु जो है वो 1st हाउस का भी लॉर्ड है और वो 4th हाउस का भी लॉर्ड है, और वो चला गया राहु के साथ। एक बात को ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक रूप से सबसे बलवान ग्रह माना जाता है सूर्य को, ठीक है, लेकिन आप एक बात को भी समझोगे कि सूर्य जो है वो सिर्फ आपको राजा या फिर राजा के नीचे काम करने वाला बनाता है, ठीक है। जो राजा बनके जो लॉ मेकर्स बनते हैं, जिनको ये अधिकार है कि वो कानून तोड़ सके, उनमें राहु ही तो काम करता है। इसका मतलब है कि राहु कहीं ना कहीं सूर्य से भी ज्यादा बलवान हो जाया करता है। यही कारण है कि सूर्य बाकी किसी भी ग्रह के साथ जुड़ा तो आपने बोला कि वो ग्रह कंजंक्शन में आते ही सूर्य से क्या हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, जल जाता है, मृत हो जाता है। ये सब आप चीजें बोलने लगते हो कि वो ग्रह जो है वो तो जल गया, लेकिन कभी आप ये नहीं बोलते कि राहु और सूर्य की युति हुई और राहु जल गया, बल्कि उल्टा ये हो जाता है कि सूर्य परेशान हो जाता है। तो राहु सूर्य से भी ज्यादा बलवान ग्रह हो जाता है नैसर्गिक रूप में ऐसी कंडीशन में। तो वो गुरु को कहाँ छोड़ेंगे,
ऐसे में मति भ्रम करने का सबसे पहला काम करके अपने आप को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के मानने लगना, ये एक नेगेटिव इमेज बना सकता है। अपने सुख संसाधनों को हद से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर जाना, ये ऐसी चीजों को करा सकता है। ऐसे में अगर गुरु राहु का फॉर्मेशन कुंडली में आ गया तो फिर बहुत ही नेगेटिव फैक्टर बन सकता है। क्योंकि अगर राहु की दशा में आपने कोई पाप कर्म कर दिया तो गुरु की दशा में लेने के देने पड़ जाएंगे। चौथे भाव का होने के कारण बेवजह की संपत्तियां आपने खड़ी कर दी तो बाद में आपके ऊपर चुनौतियां खड़ी हो सकती है। केतु के साथ गुरु आ जाए तो ये दोनों तो फिर भी सपोर्टिव प्लेनेट है, यहाँ पे उतना ज्यादा नुकसान नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए किसी के जन्म कुंडली में केतु और गुरु की एक साथ युति है, सपोज किसी के 4th हाउस में ही केतु और गुरु की युति हो गई है, अब क्या होगा? सुख संसाधन तो वो इंसान बनाएगा, लेकिन एज ऑफ 48 तक, लिख लीजिएगा, एज ऑफ 48 तक वो सुख संसाधनों को खुद ही नहीं भोग पाएगा। क्यों? क्योंकि केतु जहां बैठेगा वहां की चीज को सोख लेगा। अब जिस भी भाव में ये योग बन रहा हो उस भाव के तत्व के अंदर कमी आएगी। और गुरु यहाँ पे 1st हाउस और 4th हाउस के मालिक है, तो खुद की पर्सनालिटी और कहीं ना कहीं सुखों के अंदर भी अगर आपकी कुंडली में गुरु का केतु से योग हुआ तो उसके लेकर भी संघर्ष हो जाएंगे, ये एक चुनौती खड़ी है। शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए फिर तो कहना ही क्या। एक तो मैंने पहले ही कहा था इस लगन के अंदर शुक्र सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह हो गया, और वो राहु के साथ आ गया। राहु का काम है किसी भी चीज को और बढ़ा दूं, यानी 5 लाख कमाने थे अब तो मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, ठीक है, लाभ भाव है। 5 लाख कमाने थे मैं 5 करोड़ कमाऊंगा। अब वो करोड़ कमाने के चक्कर में क्या सही क्या गलत करेगा वो तो सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक रूप से गुरु इस बात का रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है कि क्या सही है क्या गलत है। ये कारण है कि जब कभी भी हम लॉ वाले स्टडीज के लिए जाते हैं हम जुपिटर को शनि और मंगल के ऊपर प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। अगर गुरु कमजोर हो गया और शुक्र बलवान हो गया, विलासिता भारी पड़ गई और उसको राहु का साथ मिल गया, तब तो आप समझ ही नहीं सकते कि वो कहां किस लेवल पे लेके जाएगा। आप सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाओगे, वो आपकी जिंदगी तबाह करने लग जाएगा। शुक्र केतु के साथ आ जाए, केतु के साथ शुक्र आएगा तो पहले तो शुक्र के ही प्रभाव परेशान कर देंगे। केतु शुक्र की कंडीशन अगर युति में आ गई तो वैवाहिक जीवन को भी परेशान कर सकती है। दूसरी कंडीशन, केतु शुक्र के कॉम्बिनेशन जैसे इस कुंडली में कहीं पर भी बनता हो, कहीं पर भी बनता हो, उस केस के अंदर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि केतु नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं कर जाएगा। केतु कब उसको सपोर्ट कर सकता है और कब नहीं। मान लीजिए इस भाव में केतु बैठे और शुक्र के साथ आए तो वो शुक्र के रूप में ही है, ऐसे में शुक्र प्लस शुक्र की तरह रीड होगा। एक एज के बाद जाकर वो केतु नुकसान कर देगा। यहाँ पे केतु बैठ के आया है जन्म कुंडली में तो भी वो शुक्र की तरह है, लेकिन एक एज के बाद जाके नुकसान करेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस क्योंकि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के स्वामी प्लस उसके साथ जो ग्रह बैठेगा उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब किसी कुंडली में केतु जो है वो यहां बैठा हुआ है तो वो चंद्रमा का रूप धारण करेगा और फिर शुक्र के साथ युति करेगा। अगर ये युति अष्टम में बन जाए तो उतनी बुरी नहीं होगी, ठीक है। अष्टम में बन जाए तो उतनी बुरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे केतु चंद्रमा के रूप में काम कर दे और शुक्र जो है वो आके बैठ जाए तो छठे का स्वामी है और कहाँ जा रहा है? 8वें में जा रहा है। वहां जाने के बाद 8वें के कॉम्बिनेशन में आ रहा है और केतु से, क्योंकि पाप ग्रह दोनों के दोनों, पीड़ित हो रहा है। ऐसे में फिर वो अच्छा रिजल्ट कर जाएगा, आपको 2nd हाउस के लिए बेहतरीन धन देने का काम भी कर जाएगा। तो योग बहुत अलग अलग तरीके से रिजल्ट करना लगेंगे। आप उसको एक जनरल वे में राहु और केतु के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। राहु और केतु में आपको वही चीज ध्यान रखना, दिग्ध राशि कौन सी है, जिन राशियों में राहु केतु बैठे हैं वो उनके स्वामियों का तत्व अपना लेंगे। किसी कुंडली में शनि की राशि में राहु बैठा है तो मैंने उनसे बोल देता हूं कि आपकी कुंडली में 2 शनि बन जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे किसी का राहु बैठा है तो जन्म कुंडली में एक तो शनि खुद ही मौजूद है, राहु भी शनि की तरह काम करेगा। राहु शनि की तरह काम करेगा मतलब कई बार आपकी जिंदगी में जो काम आज होने चाहिए वो खिसक के और आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से केतु बैठ जाए तो केतु शनि की तरह काम करेगा, लेकिन होगा ये कि वहां पे केतु शनि को पृथकतावाद लेके चलाता रहेगा, वो भी प्रॉब्लम करने लगता है। बेसिकली हम राहु और केतु को तब अच्छा मानते हैं जब ये सौम्य ग्रह की राशियों में बैठे, पहली बात। और दूसरी बात कि वो सौम्य ग्रह जो है वो पापी नहीं होनी चाहिए। कैसे?
चंद्रमा आधे समय तक पापी होता है, चंद्रमा आधे समय तक शुभ होता है। ठीक, बुध के साथ कंडीशन यह है कि बुध अकेला है तो ठीक है, बुध शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ है, बुध किसी भी अशुभ ग्रह के साथ बैठा तो वो अशुभ माना जाएगा। अब ऐसे स्थिति में अगर राहु केतु बुध की राशि में बैठ गए और बुध किसी पापी ग्रह के साथ बैठा तो उसके ऊपर भी पाप प्रभाव राहु केतु की तरफ से भी माना जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो कि प्रिडिक्शन के वक्त आपको देखनी पड़ेगी। और आगे एक और इंपॉर्टेंट बात करूंगा क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी भी कुंडली में राहु केतु एक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम किसी अगले वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद।